हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस नई प्लेलिस्ट में। कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई टाइमर ऐड करना है अपने वेब पेज पे तो हम कैसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम खोजते रहते हैं कि कैसे करना है, कोई बेसिक सा कोड मिल जाए। तो उसी की कोशिश है मेरी यहाँ कि जब भी आप गूगल पे सर्च करें तो उससे पहले आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर के देख लें, हो सकता है आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल जाए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करना, डायनेमिक कंट्रोल्स क्रिएट करना, टाइमर्स का यूज़ करना। ठीक है, जैसे टाइमर्स का आपने यूज़ देखा होगा जब आप एग्ज़ाम देते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के समय आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है और उस क्वेश्चन पेपर में होता क्या है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपके सामने रहता है। जैसे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए मैक्सिमम, और उस 3 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर देना होता है। अगर आप 3 मिनट के अंदर उसका आंसर नहीं दे पाते तो वो क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह के बहुत से एप्लीकेशंस बनाने के मौके आते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अक्सर गूगल पे सर्च मारते रहते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इनका यूज़ करता रहता हूँ, इन्हें बनाता रहता हूँ। सो मैं यहाँ पर उन्हीं को कंसोलिडेट करने की कोशिश करूँगा और जो भी नई चीज़ सीखूंगा आई प्रॉमिस यू कि मैं यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा। तो आप कहीं और गूगल पे सर्च मारने जाएं उससे पहले आप यहाँ आकर के ज़रूर देखिए। सो आइए क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, एक न्यू वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं टाइमर एडिशन और क्रिएट करते हैं इसे एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट की तरह। और यहाँ पर आइए एक वेब पेज जल्दी से ऐड करते हैं। ऐड वेब पेज, न्यू आइटम, वेब फॉर्म, इसका नाम मैं चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पर जल्दी से एक बटन ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस बटन का भी यूज़ हम करेंगे और क्लाइंट साइड कोड जावास्क्रिप्ट में भी लिखकर देखेंगे कैसे हम टाइमर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट जो है वो ऐसा कर देते हैं, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बटन एडेड है और उसके अलावा यहाँ पर हम एक लेबल ऐड कर देते हैं और ये लेबल हम नीचे ले आते हैं और इसी में हम टाइमर दिखाएंगे। 1 मिनट का टाइमर या 30 सेकेंड का टाइमर या 20 सेकेंड का, जितने का भी टाइमर हम डालते हैं वो टाइमर यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो इसका जरा हम लीपा पोती थोड़ी सी कर दें, थोड़ा अच्छा सा लगे। बैकग्राउंड कलर इसका सपोज हमने कर दिया रेड सा कर दिया। इसके अलावा बॉर्डर कलर हमने इसका कुछ ऐसा कर दिया एंड देन बॉर्डर स्टाइल हमने इसकी कुछ अच्छी सी कर दी। ग्रूव कैसी होती है, ऐसी होती है कि थोड़ा सा और कर देते हैं रिच, ये मज़ा नहीं आया, इसको कर देते हैं हम सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम चलता दिखेगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ सो दैट दिखाई तो दे एटलीस्ट। ठीक, ऐसा दिखेगा। ओके, सो अब हम आते हैं कोड बिहाइंड पे। आई होप कि आपको कोड बिहाइंड का पता होगा। कोड बिहाइंड का क्या मतलब होता है? एक्चुअली जब आप कोई वेब फॉर्म क्रिएट करते हो तो आप देख सकते हो कि इसके दो वर्जन्स क्रिएट होते हैं। एक तो होता है वेब फॉर्म 1.aspx.cs। ये जो .cs फाइल है यही कोड बिहाइंड है। कोड बिहाइंड का मतलब वो कोड जो कि सर्वर पे रन करेगा, यानी इस पेज से जो कुछ भी कोड एग्जीक्यूट होगा वो IIS सर्वर के थ्रू आपका ASP.NET का जो इंजन है वो सर्वर के एंड पे एग्जीक्यूट करा रहा होगा और आपको डंप बैक करेगा क्या, एक HTML फाइल क्लाइंट एंड पे। ठीक है, तो ये सारा कोड जो कि कोड बिहाइंड होता है दैट ऑल एग्जीक्यूट्स एट दिस सर्वर, वो सारा का सारा सर्वर पे रन करता है। और यहाँ पर अगर आप इसको देखें वेब फॉर्म 1.aspx और इसके सोर्स में जाएं, यहाँ पर आप देखिए सोर्स में आइए, यहाँ पर आपको प्लेन HTML कोड दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप जो रन एट कोड देख रहे हैं, इस रन एट का मतलब होता है ये बताएगा कि कहाँ रन करना है। इसने बता दिया कि ये सर्वर पे रन करेगा। सो बटन 1 ये सर्वर कंट्रोल हो गया, ये जो लेवल 1 है ये सर्वर कंट्रोल हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी इवेंट अगर आप लिखते हैं तो उस इवेंट की हैंडलिंग सर्वर पे होगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टाइमर की कि हम टाइमर कैसे ऐड करें और कहाँ ऐड करें। क्या उसका कोड हमारा सर्वर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर उसका कोड हमारा क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होना चाहिए?
तो एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए कि बहुत सी ऐसे चीजें होती हैं जो कि हम क्लाइंट के एंड पे ही हैंडल कर सकते हैं, यानी अगर हम जावा स्क्रिप्ट के कोड में ही उसको हैंडल कर दें क्लाइंट के एंड पे, तो अननेसेसरी कोई भी कॉल सर्वर पे नहीं जाएगी, आईएएस तक नहीं जाएगी। तो नेटवर्क के ऊपर आप ट्रैफिक क्या कर दोगे, कम कर दोगे, जिससे आपके जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट एंड पे ही जावास्क्रिप्ट या फिर क्लाइंट एंड पे ही वैलिडेशन लगा देते हैं। वैलिडेशन जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज अगर आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आए जिसमें आपको अपना पासवर्ड लिखना है या फिर अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, तो ये वैलिडेट करने के लिए कि ये वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं, ठीक है, ये मतलब फॉर्मेट जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट होता है जिसमें कि एक @ होना चाहिए, जिसमें कि एक डॉट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक डॉट और एक @ और वो भी जो है सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर होने चाहिए। तो वो अगर नहीं है तो आपका ईमेल आईडी क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के चेक कि आपने एक वैलिड ईमेल आईडी फॉर्मेट में दिया है कि नहीं, वैलिड फॉर्मेट में दिया है कि नहीं, ये तो आप अपने क्लाइंट साइड पे ही चेक कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखो और आप उसे टेस्ट कर लो। सो क्यों उसे सर्वर पे रन कराना, क्यों सर्वर पे अननेसेसरी का ट्रैफिक भेजना। ठीक है, तो इस वजह से कुछ कोड हम क्लाइंट एंड पे ही रखते हैं। अब जैसे हम टाइमर की बात करते हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हो और सामने आपके एक टाइमर चल रहा है 20 सेकेंड का, 1 मिनट का या 30 सेकेंड का, तो उस केस में क्या है कि आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है, सर्वर पे क्या करना है, सर्वर पे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप अपने क्लाइंट एंड पे ही इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकते हो और जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल खत्म हो, आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजोगे कि सेंड मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो सर्वर का वो जो टाइमर का ऑब्जेक्ट, टाइमर ऑब्जेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो लॉजिक एग्जीक्यूशन है, वो आप सर्वर पे मत करिए, क्योंकि सर्वर पे करेंगे तो हर 1 सेकंड बाद या जितना भी टाइम इंटरवल पे आप उस टाइमर को चला रहे हैं, उतने टाइम इंटरवल पे बार बार एक रिक्वेस्ट सर्वर को हिट करेगी, जिससे कि आपका नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए हम वो चीज अपने क्लाइंट एंड पे ही रखते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें चलते हैं, क्लाइंट एंड पे ही कुछ लिखते हैं। Ctrl+S, यहाँ पे सोर्स में आते हैं और यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक फंक्शन लिखेंगे। वो फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है समय बचाने के लिए। तो ये रहा फंक्शन, इसको हमने उठाया और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखो तो इस फंक्शन का नाम है स्टार्ट काउंटडाउन, और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है। स्क्रिप्ट टैग का मतलब है कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। अगर हम कोई भी टाइप नहीं देते, जैसे यहाँ पर इसका एक टैग, इसका एक प्रॉपर्टी होती है टाइप, आप चाहो तो इसका टाइप दे सकते हो, आप चाहो तो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट दे दो। अगर आप नहीं देते हो कुछ, तो जावास्क्रिप्ट का ये एग्जीक्यूशन करता है, मतलब ये एग्ज्यूम करता है कि आपने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो स्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट एज्यूम की जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में आपने कुछ नहीं दिया, सो इट इज जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आपने फंक्शन लिखा है स्टार्ट काउंटडाउन। स्टार्ट काउंटडाउन में मैंने ये लिखा हुआ है सेट इंटरवल। इस सेट इंटरवल फंक्शन में हमने क्या दिया है, काउंटडाउन, एक कॉल बैक फंक्शन का नाम दिया है जो कि कॉल होगा कितने मिली सेकेंड के बाद, 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद, यानी हर 1 सेकेंड पर ये काउंटडाउन जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो ये बार बार जब कॉल होगा तो कितनी बार कॉल होगा, ये कॉल होगा इतनी बार जितनी बार आपने टाइम लेफ्ट में वैल्यू दी होगी। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे बॉडी लोड होते समय अगर हम दे दें, यहाँ पर ऑन लोड इज इक्वल टू स्टार्ट काउंट डाउन, अगर हमने यहाँ पर दे दिया कि 30 या 20 टाइम्स ये कॉल होना चाहिए, तो ये टाइम लेफ्ट यानी 20 टाइम्स ये कॉल होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे बार बार काउंटडाउन कॉल होता रहेगा हर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद, यानी हर सेकेंड के बाद, हर 1 सेकेंड के बाद। और इसके अंदर जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या कर रहा है, टाइम लेफ्ट को पहले तो ये डिक्रीमेंट कर रहा है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अपडेट फंक्शन कॉल कर रहा है। और अपडेट फंक्शन क्या कर रहा है, ये मैथ की लाइब्रेरी का यूज करके आवर, मिनट्स और सेकेंड्स जो बचे हुए हैं वो निकालता है, और उसके बाद ये क्या करता है, एक लेबल है LBL टाइम लेफ्ट के नाम से, उस पे जाकर के ये क्या लिखता है, आवर, मिनट्स और सेकेंड्स को प्रिंट करता है। ये जो इनर HTML है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल आपने ऐड किया है, यहाँ पे नीचे एक कंट्रोल मैं अभी ऐड करूंगा, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ LBL टाइम लेफ्ट। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया, LBL टाइम लेफ्ट हो गया इसका नाम।
तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपका ये अपडेट फंक्शन बार बार एक एक मिनट में एक एक सेकंड में कॉल होगा, ये क्या करेगा कि एक सेकंड बाद ये आपके एलबीएल टाइम लेफ्ट पे ये बचे हुए आवर मिनट्स और सेकंड कैलकुलेट करके इसका इनर एचटीएमएल यानी इसका जो एचटीएमएल पोर्शन होगा जिससे कि कोड डिस्प्ले होता है, बेसिकली जो कुछ आपने लिखा है जो वैल्यू डिस्प्ले होती है वो इनर एचटीएमएल के थ्रू ही जाती है। ठीक है, तो इनर एचटीएमएल का मतलब आप सीधा सा समझ लीजिए कि इस लेबल का टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होना है वो ये है। तो वो क्या है, आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स, ये तीनों डिस्प्ले होंगे। ठीक है, और लास्ट में जब ये टाइम लेफ्ट 0 हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये टाइमर को क्लियर कर देगा, इंटरवल को क्लियर कर देगा। ठीक है, यानी ये फंक्शन कॉल सब रिलीज हो जाएंगी, अब ये कॉल नहीं होगा और अपडेट कॉल होगा आखिरी बार कॉल होके वो दिखाएगा और उसके बाद कंप्लीटेड कॉल होगा। कंप्लीटेड का मतलब यहाँ पर एक फंक्शन और लिखा हुआ है जो कि इसके कंप्लीट होने पर ये मैसेज देगा कि डन विद दिस क्वेश्चन विल मूव टू नेक्स्ट। हम बेसिकली यहाँ पे ये लिख देते हैं डन विद दिस मैसेज, और can't do anything now। ठीक है, ये यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया कि जैसे ही ये जो 20 सेकंड इलैप्स होंगे पूरे हो जाएंगे, 20 सेकंड्स तक तो ये डिस्प्ले करता रहेगा इस लेबल पर टाइम को, जितना टाइम बचा हुआ है, लेकिन 35 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद क्या करेगा, ये इस मैसेज को दिखा देगा डन विद दिस मैसेज कांट डू एनीथिंग। तो मैसेज हम यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करा देते हैं, कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हो। लाइक यहाँ बॉडी में फॉर्म के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर H1, गलतियां तो बहुत आसानी से होती हैं, बिल्कुल फटाफट हो जाती हैं, लिखना चाह रहा था कुछ और चला गया कुछ और। तो दिस इज डमी मैसेज, ये मैसेज आपके सामने आएगा जैसे ही पेज लोड होगा, और पेज लोड होते ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑन लोड इवेंट है इसकी, बॉडी ऑन लोड इवेंट, जैसे ही आपके पेज की बॉडी लोड होगी वैसे ही ऑन लोड इवेंट जैसे ही कॉल होगी वैसे ही स्टार्ट काउंटडाउन फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, जितना टाइम आपने दिया है, जितनी बार आपने दिया उतने सेकंड्स तक ये काउंटडाउन चालू रखेगा और हर सेकंड के बाद वो डिस्प्ले करेगा कि कितने सेकंड कितने मिनट्स अभी बाकी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ अब। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो मैंने 20 दिया था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 20 से घटते घटते ये 14, 13, 12 ऐसे करते करते ये एक टाइम पे 0 हो जाएगा। जैसे ही वो सारा कुछ 0 हो जाएगा तो फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कंप्लीटेड फंक्शन, और वो आपको एक मैसेज दिखा देगा जो टीज करता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। सो अब आप देखने को तैयार हो जाओ। अब आप ये देखो यहाँ आ गया डन विद दिस मैसेज कांट डू एनीथिंग नाउ। तो ये है बेसिक फंडा, किस तरीके से आप क्लाइंट साइड पे एक टाइमर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हम टाइमर ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर HTML कोड के थ्रू इसको कॉल किया है। मैं इस ऑन लोड इवेंट के बजाय मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब डिसीजन लूँ कि मेरा टेस्ट कब शुरू होगा, जो कि मेरे कोड बिहाइंड में हो। जैसे कि मैंने एक पेज में मैंने एक बटन ऐड किया था स्टार्ट टेस्ट, तो जब तक मैं स्टार्ट टेस्ट को क्लिक ना करूं तब तक ये टेस्ट स्टार्ट ना हो, तब तक ये टाइमर स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो यहां से भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी सर्वर साइड पे ये बटन का क्लिक का इवेंट तो सर्वर साइड पे जाएगा, बट आपका जो कोड एग्जीक्यूशन है, सिंस वो जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉल करेगा तो वो आपके क्लाइंट साइड पे ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट मैनेजर का। यहाँ पर स्क्रिप्ट मैनेजर डॉट, और यहाँ पर हम लिखते हैं रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक। इसका नाम फंक्शन का है रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, ये है फंक्शन का नाम। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर हम पेज का नाम देते हैं, पेज का टाइप देते हैं। ठीक है, पहला तो ये पेज का रेफरेंस होता है कि किस पेज के
फंक्शन को कॉल करना है आपको, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को, तो अपने ही पेज के फंक्शन को कॉल करना है। मेरा ये कोड बिहाइंड है और इसका जो जावास्क्रिप्ट पोर्शन है वो इसमें होगा, तो मुझे अपना ही कॉल करना है। उसका टाइप हमें देना पड़ता है। उसके अलावा किस टाइप का है, ये टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम हैंडलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, तो उसका नाम क्या है, स्टार्ट काउंट डाउन। हम इसको थोड़ा इस बार 60 सेकेंड्स कर देते हैं कि 60 सेकेंड्स का, या 30 सेकेंड्स कर देते हैं, इतनी देर वेट करना पड़ जाएगा, 30 सेकेंड्स। और यहाँ पर लास्ट में हमने ट्रू पास कर दिया। अगर आप इसका लास्ट आर्गुमेंट देखोगे तो ये पूछता है ऐड स्क्रिप्ट टैग, क्या ये स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है, तो हमने कह दिया यस, हमें स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है। यानी जब ये कॉल होगा वो फंक्शन, तो क्या हमें स्क्रिप्ट टैग यहाँ से बतानी है, यस, हमें स्क्रिप्ट टैग बतानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं समझाने नहीं जा रहा, बट हाँ आप MSDN पे जाकर के इसका मतलब देख सकते हैं, बिकॉज अगर मैं समझाने बैठा तो इट विल टेक टाइम, और APIs मेरा पर्पज़ नहीं था आज का समझाने का। सो आप इसको एक बार देख लेना कि रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट करती क्या है, क्या क्या आर्गुमेंट्स का क्या मतलब, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। अदरवाइज आप इसका बेसिक फंडा अगर समझ जाते हो रजिस्टर स्टार्टर स्क्रिप्ट का, तो आपको इसके आर्गुमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसका बेसिक पर्पस समझ लेना, इसका फंडामेंटल समझ लेना कि क्यों चाहिए होता है ये, और ये करता क्या है बेसिकली में, ठीक है। तो हमने यहाँ स्टार्ट काउंटडाउन कॉल कर दिया, और यहाँ से ये जो सोर्स था, यहाँ से मैंने जो ऑन लोड इवेंट थी वहां से इसको गायब कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये कॉल नहीं हो रहा, स्टार्ट टेस्ट जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये शुरू नहीं होना चाहिए। तो लेट्स डू स्टार्ट टेस्ट। जैसे स्टार्ट टेस्ट किया, आपने देखा यहाँ पे 28, 27, 26, 25, 24, अब ये 30 सेकेंड्स तक चलेगा। उसके बाद आप अपने, अगर आप ऐसा ही कोई प्रोग्राम या ऐसा ही कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें कि आपको हर 30 सेकेंड्स के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले करना है, तो आप इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 7 सेकेंड्स में आपको वो मैसेज दिखा देगा जो टीज़र है, जो बताता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये आ गया, डन विद दिस मैसेज, कांट डू एनीथिंग नाउ, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक हमारा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर थिंग्स हेयर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।